बेटा ये है कार्बोनिल कंपाउंड और इस कार्बोनिल कंपाउंड की नाइट्रोजन के डेरिवेटिव से रिएक्शन होगी, अमोनिया या उस जैसे डेरिवेटिव। तो मैंने यहाँ पे अभी लिख दिया है थोड़ी देर के लिए NH2Z, ठीक है। NH2Z, Z कोई भी ग्रुप हो सकता है, Z की जगह H भी आ सकता है, फिनाइल आ सकता है, NH2 भी एक बारी और आ सकता है, वॉट एवर, ठीक है। तो ये कार्बोनिल का डबल बॉन्ड इधर गया, ठीक है बेटा। पहली बार में पूरा ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड इधर गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे प्लस आया, और NH2H या NH2Z जो है इसका एक H टूट गया। कॉमन सेंस, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। अपोजिट चार्ज जोड़ दो, अपोजिट चार्ज जोड़ेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहां आ गया और यहां आ गया आपका NHZ। अब अगर आपको याद आ गया हो तो ये ग्रुप दो लोन पेयर वाला है, अनस्टेबल है, दोनों पे ये अनस्टेबल है, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। ये डिहाइड्रेट होके वाटर निकलता है, यहाँ वाटर निकलता है तो इसका मतलब ये OH निकल रहा है, ये H निकल रहा है। फिर से ध्यान से देखना, OH किसका निकला, कार्बन का, H किसका निकला, तो यानी इस कार्बन और इस नाइट्रोजन की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, पड़ोसी पड़ोसी, उन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया। और ठीक है, नीचे लिखना पड़ेगा मुझे इनके लिए, तो ये आ गया डबल बॉन्ड NZ। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो ये जो अनस्टेबल वाली चीजें अगर आप नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से देखिए, ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, ये रहा NH2Z और ये रहा हीट का साइन, ठीक है। यहाँ वैसे एचाइन भी चाहिए होंगे, मतलब मीडियम के एक पर्टिकुलर पीएच पे रिएक्शन होगी ये, और ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। क्लियर है। अब ऐसी 6 रिएक्शन हमारे कोर्स में है, ऐसी 5-6 रिएक्शन बच्चों हमारे कोर्स में है जिन्हें हम एडिशन एलिमिनेशन कह सकते हैं। तो पहले तो आप कंप्लीट रिएक्शन लिख सकना चाहें तो ये लिख लें, और ये लिखना चाहें तो ये लिख लें, एक ही बात है, इट इज ऑल्सो ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नाइट्रोजन के डेरिवेटिव जुड़ते हैं और फिर कुछ निकल जाता है, इसीलिए बेटा हमने कहा एडिशन, ये स्टेप एडिशन का था, ये एलिमिनेशन का था, तो हमने हेडिंग नाम दे रखी है एडिशन एलिमिनेशन। तो हाइड्राजीन, मतलब अभी वर्ड देखते हैं, एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। बच्चों यहां से ये टॉपिक पूरा एल्डिहाइड कीटोन अब जो बचा हुआ है बहुत पूछा जाता है, मान के चलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आज और कल के लेक्चर से ही आपको मिलेंगे। एल्डिहाइड कीटोन गारंटेड मिलने में है, मिटाओ इसे, ठीक है। अब बच्चों इसकी कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें एडिशन एलिमिनेशन हो सकता है, ये आपके दिमाग में आ गया है, ठीक है। अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं जिनमें एडिशन एलिमिनेशन होता है। बच्चों पहली रिएक्शन, अब पहले देख लेना 5-6 रिएक्शन और फिर अपने आप लिखने की कोशिश करिएगा आप। बेटा पहली रिएक्शन मैंने ये कहा है कि ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड और इसकी रिएक्शन मैंने की है हाइड्रोक्सिल अमीन से। मैं वहां से लिखना चाह रहा हूं जहां से बच्चों से गलती होती है। ये वाला ग्रुप केमिस्ट्री में कहलाता है हाइड्रोक्सिल और अमोनिया का डेरिवेटिव अमीन। तो ये है हाइड्रोक्सिल अमीन। कोई दिक्कत बेटा, क्या निकल गया, वाटर। क्या बना फाइनल, बोलो, अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस ग्रुप को हम केमिस्ट्री में कहते हैं ऑक्साइन। तो जरा ध्यान रखिएगा, अगर हाइड्रोक्सिल अमीन से होगी प्लस वाटर और लिखेंगे और प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ऑक्साइन, ठीक है। ऑक्साइन में एक रीअरेंजमेंट होता है जिसे बेकमेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं, वर्ड याद रखेंगे, बेकमेंस रीअरेंजमेंट। वो फिलहाल कंपटीशन में ही आता है, फिलहाल ऑक्साइन बनते हैं। पहला क्लियर हुआ। अब देख लेना, बाद में लिखना, एक साथ मत लिखना, नहीं तो फिर आप याद नहीं होगा ना आपको। दूसरा मैंने एकदम सिंपल कह दिया कि चलो अमोनिया से रिएक्शन हो गई। अगर ये रिएक्शन अमोनिया से हुई है तो ये अब की मैंने ऐसे लिख दिया NH2H,
है ना, अमोनिया NH3 है, ये निकल गया, याद आया क्या बना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ये कहलाते हैं केमिस्ट्री में इमीन। एक दो दिन पहले आपने स्टीफन रिएक्शन में भी पढ़ रखा है, स्टीफन रिडक्शन में इमीन पढ़ा है। बता बेटा स्टीफन रिएक्शन, अब यही तो गलत बात है। अब ये फायदा होता है जो बच्चे आखिरी तक टिके रहते हैं, उन्हें ये फायदा है। बता बेटा स्टीफन रिडक्शन, है ना। अब आए हो, कम से कम बेइज्जती कराओगे अपनी तो कुछ पढ़ाई में आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखो लिटिल एंड लार्ज, अगर यहाँ थोड़ी सी बेइज्जती होगी तो कल को कहीं बाहर जाके बहुत ज्यादा इज्जत भी मिलने वाली है। उल्टा भी हो सकता है, जो बच्चे यहाँ नहीं आ रहे उनकी थोड़ी सी इज्जत बची रह गई, है ना, लेकिन बाहर बहुत बड़ी बेइज्जती के लिए वो तैयार रहे। ठीक है, लिटिल एंड लार्ज का नियम है, और अगर आपको यहाँ थोड़ी सी बेइज्जती कर रहा हूं तो आप सुधर जाओगे, बेहतर है। हाँ बेटा स्टीफन रिडक्शन नहीं काहे फिर, मतलब मुंह उठाए चले आए, कोचिंग जा रहे हैं, हाँ नंबर नहीं आए, नंबर क्यों नहीं आए, पढ़ेगा नहीं कद्दू आएंगे, बोलो बेटा। बेटा किसको रिएक्ट कराते हैं, चचा को ताऊ को, किसको? एल्काइल है तो फायदा क्या है? तुम रोज चले आ रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो, फायदा क्या है? नंबर ऐसे नहीं आएंगे कोचिंग में आने से, नंबर तो पढ़ने से ही आएंगे। हाँ भैया तुम भी बोल लो। नहीं कम से कम इतना तो दिमाग में रख लो भैया, हमने पढ़ा कहाँ था, हमने पढ़ा था एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में। अब तुम कह रहे हो एल्डिहाइड की अमोनिया से कराते हैं, तो कैसे कैसे चलेगा भैया? वेरी बैड। हाँ बेटा आप भी बोल लो, वेरी बैड, कितना गलत है। हाँ भैया ऑनलाइन वाले जो है बेटा आप बोलो जरा। एसिड क्लोराइड। इमीन कहाँ पढ़ा? स्टीफन रिएक्शन क्या है? एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनाहाइड्राइड से रिएक्शन। आवाज ही नहीं आ रही, माइक बंद है। वो बहुत सरल में बोल तो रही हूँ, कोई टेंशन नहीं लेते बेटा। हमने आपको बताया था एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करते हैं RCN का SnCl2 और HCl से, तो जो बनते हैं वो कहलाते हैं इमीन, और उनकी हाइड्रोलिसिस से बनते थे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, और इसकी जगह डाइबाल H यूज कर लेते थे। लेकिन तुम्हारी हरकतों के हिसाब से तुम्हारे पिताजी के बाल उड़ने वाले हैं, या वो तुम्हारे बाल उड़ा देंगे। तुम जो हरकतें कर रहे हो, तुम्हें डाइबाल H नहीं याद है, स्टीफन नहीं याद है, क्या याद है बेटा? जरा रोजनमुंड रिएक्शन बताइए। क्या मुस्कुरा दे रहे हैं, क्लोजअप पे करके आए दांत साफ ये कर रहे हैं। रोजनमुंड रिएक्शन, अरे तुम तो इटार्ड रिएक्शन कोई नहीं छोड़ पा रहे हो, रिटार्डेशन वाले आदमी। इटार्ड है वो जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड है। हाँ भैया रोजनमुंड रिएक्शन देखा, बोलो थोड़ा आराम से फिर से। एकाइल वर्ड नहीं है, एसिड क्लोराइड का या एसाइल क्लोराइड है, ACYL एसाइल, चलो चलेगा एकाइल भी। आगे बोलो। बहुत बढ़िया, ये लड़का फिर भी कुछ तो पढ़ के आया। एसिड क्लोराइड की PDBSO4 से करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, इन्हें कहते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। वेरी गुड। इसे क्यों याद है ये रिएक्शन? इसमें एक शब्द आया वो इसको बहुत पसंद है, रोज, तो इसीलिए रोजनमुंड रिएक्शन याद करके बैठा है। भैया कुछ ना कुछ फन डाल के, कुछ ना कुछ मस्ती डाल के याद कर लो, है ना भैया। वैसे रोज के पीछे चले चलेंगे। चलो भैया दो रिएक्शन क्लियर है। फिलहाल ये अमोनिया वाली रिएक्शन अभी हम चेंज करेंगे, थोड़ा आगे और डिटेल इस रिएक्शन में है। अब हमने रिएक्शन कर दी इसकी NH2 और यहाँ C6H5 लिख दिया, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज आपको दिख रही है, इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन। ऑब्वियसली एनिलीन से करें तो बेटा क्या बनेगा? तो ये यहाँ पे आ गया N और साथ में आ गया C6H5। ठीक है, अरे यार ये बड़ा शोर कर रहे हैं आज बच्चों, एक सेकेंड है, एक सेकेंड। अरे यार क्या कर रहे हो, शोर क्यों कर रहे हो यार, बंद करो, पढ़ाने दो। पिज्जा मंगा लेना। हम लोग कितने हैं? 2 4 6 2 4 6 8 सर हमारे 10 जने हैं। हाँ 5 पिज्जा हमारे आएंगे हैं। इसको दोगे ना क्या? नहीं नहीं एक को 10 जने हैं, 5 लेंगे हम पिज्जा, कदम खाने आधा 8 मैं 2 नहीं हूँ मैं अपने आप को डबल ही गिनता हूँ बचपन से। अबे पता है बैडमिंटन जब हम खेलने जाते हैं और डबल्स मैच होता है तो एक तरफ मैं होता हूँ, एक तरफ 2-3 हो जाते हैं
वो कहते तुमने डबल के बराबर ही हो, है नहीं, वजन के हिसाब से काम होता है, शोर ना करो। अरे यार बड़ा शोर कर रहे थे। चलो काम हो गया ना हमारा, ठीक है। अरे मैंने कहा यार देखो इतना शोर कर रहे हैं बच्चे, इसका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है नहीं? चलो तीनों क्लियर है, डन। चौथी रिएक्शन बेटा, ये चौथी रिएक्शन, अरे किसका नाम, इसको एनल्स कहते हैं, ठीक है, ये एनल्स कहलाते हैं, ये बेसिकली डाई की तरह भी यूज होते हैं। एनेलिन की डेरिवेटिव है एनल, इसे अनिल मत कहना, ये मतलब अनिल के घर के आ गए, अनिल नहीं है। अच्छा बेटा ये है NH2.NH2, ये वाली रिएक्शन 3 है, वेरी गुड। इसका नाम है केमिस्ट्री में हाइड्राजीन, और ये बन जाता है बाद में, वेरी गुड, इसका नाम है बेटा हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। मैंने जैसे कहा ये रिएक्शन 3 है, एक और है इसके बाद जिसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, यहाँ फिनाइल लगा है, मैंने उसे C6H5 लिख दिया है, ये होता है फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये आ गया बेटा फिनाइल हाइड्राजोन। C6H5 को ऐसे भी दिखा सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। 5 रिएक्शन ये हुई, पहले 5 तो क्लियर है, क्यों मुझे मिटानी पड़ेंगे इसलिए आप लिख लो पहले 5। तो ये सब एडिशन एलिमिनेशन की हैं। हाँ इन सब में रिएक्टेंट यही है बेटा, इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखा था, लेकिन अब लिख दे रहा हूं, ठीक है। और इसका नाम भी लिख दे रहा हूं फिर आपके लिए, दैट इज फिनाइल हाइड्राजीन, एंड दैट इज फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन। लिख लिया बेटा? अब बेटा आप याद नहीं करोगे बड़ी दिक्कत आ जाएगी हमें ना, और ऑर्गेनिक याद कराने का तरीका यही है कि मैं आपसे थोड़ा बहुत सुनते रहूं तो याद हो जाएगी। जैसे आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कर रहा हूं खाली, ठीक है। बेटा बताना जरा वुड्स रिएक्शन क्या है, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। अब आ जाएगी, 1-2 दिन में उसे भी याद आ जाएगी, चिंता मत करो। हाँ बेटा वुड्स, थोड़ा सही करो, थोड़ा और, ये तो याद होनी चाहिए यार, इससे सरल रिएक्शन ही नहीं कोई है, ये तो केमिस्ट्री की इजीएस्ट मानी जाती है। यस, ना ना ना, ना। थोड़ा सही करिए। हाँ बोल बेटा तू ही, थोड़ा सही करिए, इसीलिए उनने आराम से सुनता रहा, पहले सब लोग बता दो, याद आई जाएगी आई जाएगी, अब याद आ गई। एल्काइल हैलाइड की सोडियम से कराते हैं बेटा, 2Na तो बैलेंसिंग है, 2Na बोलेंगे थोड़ी, तो एल्काइल हैलाइड की सोडियम से कराते हैं, ईथर की प्रेजेंस में हायर एल्केन बनते हैं, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। और मेरे पास एक किताब रखी है ABC, आपके पास भी होगी ऑब्वियसली, उसके पीछे ना लास्ट में अपेंडिक्स करके दे रखा है, उसमें 50 या 55 नेम रिएक्शन दे रखी हैं, उस 55 में से 30-25 में टिक करता हूँ, हर साल बच्चों को देता हूँ, वो याद कर लो, मेरी गारंटी है बेटा वो 25 याद कर लीजिए, आई एम श्योर 101% बोर्ड के पेपर में आपका धोखा नहीं होगा। बोर्ड के पेपर में ऑर्गेनिक 4 तरीके से आती है, या तो नेम रिएक्शन डायरेक्ट आ जाती है, या कन्वर्जन आते हैं, या सीक्वेंस रिएक्शन आती है, या कंसेप्चुअल। 4 में से 3 तरह के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे नेम रिएक्शन से। कन्वर्जन सारे नेम रिएक्शन बेस्ड आते हैं बोर्ड में, सारे। वो करते क्या है, कभी एल्डोल डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कभी वो एक स्टेप हटके पूछ लेते हैं, मतलब कभी डायरेक्ट कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन बताओ, और कभी कह देते हैं कि रिएक्शन करके दिखा दो वो वाली, इसकी इससे रिएक्शन हुई। तो वो 25 नेम रिएक्शन आप टिक कर लीजिएगा अभी, या आपके पास ABC है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से फोटोस्टेट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, उन 25 नेम रिएक्शन की फोटो क्लिक करके, हाँ क्लिक करके और क्रॉप कर देंगे, जो हमें जरूरत है बस उन्हीं की फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है।
तो ये सारे लिख लिए आपने, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजोन, मिटाओ, लिख लिए बच्चों, जल्दी लिखो बेटा। अब बच्चों ऊपर से पहले दो तो लिख लिए ना बेटा, ठीक है, तो मैं पहले दो मिटा दे रहा हूं बेटा। इसमें पहला वाला है नेक्स्ट रिएक्शन, इट इज नोन एज ब्रैडीज रिएजेंट, BRADY। अगली रिएक्शन में जो रिएजेंट है उसका नाम है ब्रैडी रिएजेंट। एक्चुअली ये जो है ना, ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन, और इस फिनाइल हाइड्रोजीन का ही एक डेरिवेटिव है जो मैंने ऐसे करके दिखाया है, इट इज डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इस डेरिवेटिव का नाम है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। और बेटा डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन को DNP शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, और इसे जिस साइंटिस्ट ने बनाया होगा उसके हिसाब से ब्रैडी या ब्रैडीज रीएजेंट कहते हैं। तो डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से जो हाइड्रोजन बनता है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक कलर का, कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट का बनता है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। समझ में आ गया? तो हम ये जितनी भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन देते हैं और कोई नहीं देता। लेकिन ये वाली रिएक्शन में खास बात ये है कि आप एल्डिहाइड कीटोन भी पहचान सकते हो कि ये वाला एल्डिहाइड था या ये वाला कीटोन था। समझ में आया? तो ये ब्रैडीज टेस्ट भी कहलाता है, और ऑब्वियसली यही नाम है, यही प्रोडक्ट बना दो जो अभी तक बनाते आए हो। ठीक है, मतलब फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, जैसे आप अभी तक करते आए हैं वैसे ही कर दीजिएगा। डाइनाइट्रो यहां बेटा जोड़ दीजिएगा, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रैडीज रिएजेंट, और इसे ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब यहां से ये भी पता चल सकता है फॉर्मल्डिहाइड ने किया है या एस्टल्डिहाइड ने रिएक्शन किया है, ये भी पता चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली बोलूं बेटा। नेक्स्ट एंड लास्ट ये है बच्चों सेमी कार्बेजाइड। आपको पता है सेमी कार्बेजाइड क्या होता है? सेमी कार्बेजाइड इसी को कहते हैं, बस यहां H की जगह CONH2 आ जाए। और बच्चों इसे आप कह सकते हो, ध्यान से देखो, यूरिया का अमाइनो डेरिवेटिव ये होता है ना, यूरिया NH2CONH2, उसका अमाइनो डेरिवेटिव है, तो ये कहला रहा है सेमी कार्बाजाइड। और बेटा सेमी कार्बेजाइड से जो बनता है वो ये हो गया, और ऑब्वियसली इसका नाम है सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन बच्चों ये IIT तक में क्वेश्चन आ चुका है सेमी कार्बेजाइड का, और उसने ऑप्शन में क्या कंफ्यूज कराया कि उसने कहा ये वाले लोन पेयर क्यों नहीं रिएक्ट कर सकते, मतलब ये वाले दो हाइड्रोजन क्यों नहीं रिएक्ट करते, ये वाले हाइड्रोजन ही क्यों रिएक्ट करते, इधर वाले क्यों नहीं। तो उसका आंसर ये था, ये वाला लोन पेयर इस CO के साथ रेजोनेंस में है, और इस रेजोनेंस की वजह से ये H नहीं हट पाते। तो वहां दो बारी क्वेश्चन आ चुका है, एक बारी तो प्रोडक्ट पूछा था, प्रोडक्ट में ये आंसर हो गया, फिर उसने दोबारा जब यही क्वेश्चन दिया तो रीजन पूछ लिया था कि भैया ये वाले H हटे क्यों नहीं, बिल्कुल वही H यहाँ है, वही H यहाँ है, ये नहीं हट रहे। और यहाँ आंसर टिक किया कि यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर CO के साथ रेजोनेंस में थे, और क्योंकि नाइट्रोजन एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है इसीलिए ये H भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, या ये नहीं ब्रेक हो रहे। बोलो क्लियर है? ठीक है, नहीं अभी नहीं, उनका ना बायोमोलिक्यूल अभी बचा है, तो पहले बायोमोलिक्यूल फिनिश करा दूं 1 या 2 दिन में। कार्बोहाइड्रेट कोर्स में खाली धीरे धीरे करा रहा हूँ, शुरू से करा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट। जो एक बारी मैंने ऑनलाइन पढ़ा दिया था ना, वो भी दोबारा पढ़ाया है, इसलिए मैंने, वो सारे बच्चे भी तैयार हो गए कि 1 दिन ही और लगेगा मैक्सिमम। तो शुरू से कार्बोहाइड्रेट हो गया है, और 1 आध दिन में उनका रिवीजन स्टार्ट है फिर उस बैच में। तो बेटा ये सारी रिएक्शन हो गई एडिशन एलिमिनेशन की।
ठीक है। नेक्स्ट एक और ऑक्सीजन हटने वाली रिएक्शन है, वो इसके साथ कवर कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी PCl5 से करें क्या बनेगा? कोई बच्चा सोच के बताए, क्योंकि ये रिएक्शन मुश्किल से होती है, लेकिन फिर भी क्या बनेगा PCl5 से? बेटा क्या बनेगा? बेटा PCl5 जो है ना वो क्लोरीनेटिंग एजेंट है, और PCl5 आपको याद होना चाहिए, PCl5 PCl3 और Cl2 में इजीली टूटता है, याद है? तो PCl3 और Cl2 में टूट गया वो, और वो जो PCl3 था वो तो O को लेके POCl3 बन गया, और वो दोनों क्लोरीन यहाँ आ गए, और इसे केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं? जेम डाइहैलाइड। तो जेम डाइहैलाइड बनते हैं। तो PCl5 से रिएक्शन करते हैं, जेम डाइहैलाइड बनेंगे। मिटाओ। अब बच्चों अगली हेडिंग का नाम लिख रहे हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। ऑक्सीडेशन वैसे आप अल्कोहल चैप्टर में इसका थोड़ा सा लिख चुके हो, अब फ्रेश पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे। बेटा एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से होता है, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, कीटोन्स का नहीं होता। ये वाला पॉइंट डिस्टिंग्विश का है, एल्डिहाइड कीटोन में याद रखना है। क्या पॉइंट डिस्टिंग्विश का है? कि अगर कोई एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करें तो वो तुरंत एसिड में चेंज हो जाता है, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना ही घटिया या माइल्ड क्यों ना हो। तो एल्डिहाइड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज इवन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन है? एक है आपका टॉलेंस रीएजेंट, ये बड़ा हिट है। टॉलेंस रीएजेंट बहुत पूछा जाता है। टॉलेंस रीएजेंट क्या होता है बच्चों? ये होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये जो अमोनिकल सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का है, ये बेटा कहलाता है टॉलेंस रीएजेंट, ठीक है। और इसकी जो एक्टिव स्पीशीज होती है, या इसको आप कॉम्प्लेक्स के रूप में अगर दिखाते हैं तो ऐसे करके भी दिखा देते हैं। ये टॉलेंस रीएजेंट का तरीका दिखाने का है, बुक्स में ऐसे भी दिखाया है। और जो थोड़े और इजी दिखाना चाहते हैं, भूल चुके हैं, वो चुपचाप EG2O दिखाओगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी ने कॉम्प्लेक्स दिखाया है, ठीक है। तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ये हिट क्यों है? एक्चुअली जैसे ही एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट ऐड करते हैं, ये टॉलेंस रिएजेंट जब ऐड होता है तो बेटा ये एल्डिहाइड चेंज हो जाते हैं एसिड में, और सिल्वर चेंज हो जाता है Ag2O में, अमोनिया अलग हो गई। तो ये सॉरी सिल्वर चेंज हो जाता है सिल्वर में, मतलब इसे कहते हैं सिल्वर मिरर, प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर। तो ये सिल्वर मिरर में चेंज हो गया, विच इज बेसिकली प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर। तो जहां भी एल्डिहाइड ग्रुप है उसे बड़े आराम से आप टेस्ट कर सकते हो एल्डिहाइड है या नहीं है। क्या ऐड करो? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट करेगा क्या? अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा, वो तो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो टॉलेंस रिएजेंट होगा वो सिल्वर में चला जाएगा और ये इजीली पकड़ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो जैसे बच्चों सिंपल भाषा में अगर सुने, एकदम बेसिक उसमें, कि कहीं एल्डिहाइड ग्रुप है उसे पहचानना है, ठीक है। जैसे बायोकेमिस्ट्री में बहुत आता है, सपोज किसी को शुगर की डिजीज है, ठीक है, तो शुगर यूरिन शुगर भी होती है, ब्लड शुगर भी होती है, ठीक है। तो यूरिन में शुगर है, पहचानना है, तो शुगर का टेस्ट क्या है? तो जो बच्चे कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं अगले बैच में उन्हें याद होगा कि शुगर में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड वाला टेस्ट देगा। तो यूरिन में शुगर होनी नहीं चाहिए, यूरिन में अगर शुगर है तो क्या करें? टॉलेंस रिएजेंट ऐड करके हीट करके देख लें। तो अगर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट ट्यूब में डाला आपने, यूरिन डाला, हीट किया, नीचे आपको सिल्वर प्रेसिपिटेट होते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब वहां एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड की मतलब शुगर थी। इज इट क्लियर? अच्छा, ब्लड में भी शुगर है, वो भी टेस्ट, लेकिन ब्लड शुगर का तो एक लेवल तो होना ही चाहिए हर ब्लड में, और उससे कम या ज्यादा होता है।
तो ब्लड शुगर कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आप कौन सा तरीका है, ये तो खाली आपका एक क्वालिटेटिव तरीका है कि आपको पता चल जाएगा ये है या नहीं है, कितना है कितना नहीं वो नहीं पता चलेगा। इज इट क्लियर? फिलहाल ये वर्ड क्लियर है। और टॉलेंस रीजन में एक अच्छी बात ये है, अगर ऐसा एल्डिहाइड हो तो ऐसा एसिड बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है। बाकी जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, बेटा ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, या तो ग्लाइकॉल में या डबल बॉन्ड ही तोड़ देते हैं। लेकिन टॉलेंस रिएजेंट ये काम नहीं करता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस रिएजेंट के लिए 3 या 4 पॉइंट क्या क्या है फिर से सुनो। ठीक है, तो पहला पॉइंट बच्चों जनरल क्या आया, फिर से सुनो, लिखना नहीं। पहला पॉइंट आया, हमने हेडिंग लिखी है ऑक्सीडेशन। ठीक है, एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज इनटू एसिड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल कीटोन्स नॉट। तो कीटोन्स के लिए भी अलग से लिखेंगे आगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज इनटू एसिड बाय कीटोन्स नॉट। ठीक, अब एक एक करके दो रिएजेंट लिखने हैं। कौन कौन से दो? एक का नाम है टॉलेंस और एक का नाम है फेलिंग। इन दोनों का टेस्ट लिखेंगे, टॉलेंस का भी लिखेंगे और फेलिंग का भी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? टॉलेंस में 2 पॉइंट क्या लिखेंगे? टॉलेंस में पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, भैया इसे कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट, ये इसका कॉम्प्लेक्स हो गया। और टॉलेंस रिएजेंट करे क्या? करे क्या? एल्डिहाइड को एसिड में और अपने को सिल्वर मिरर में चेंज करे। तो एक पॉइंट तो ये लिखना है, और दूसरा टॉलेंस में ये लिखना है क्या? ओलेफिनिक लिंकेज को चेंज नहीं करता। और ये कन्वर्जेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेटा आपने अगर सुना हो पेंट्स में ज्यादातर वर्ड बोला जाता है एक्राइलिक इमल्शन, पेंट्स में होता है ना एक्राइल, तो वो एक्राइल या एलाइल ग्रुप है क्या? यही तो है, यही ग्रुप तो एक्राइल ग्रुप है। इसका नाम है एक्रोलीन या एक्रल्डिहाइड। तो ये एक्राइल ग्रुप है और ये एक्राइलिक एसिड है। तो वो जो पेंट्स में होता है, वार्निशेस में होता है, वो ये है। फिलहाल एवरीडे लाइफ कोर्स में नहीं है, नहीं तो उसमें थोड़ा बहुत ये बढ़ाया जाता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है, दोनों तीनों पॉइंट क्लियर है। अब लिखना शुरू करिए। तो जो लिख चुके हैं दोबारा मत लिखना, जो नहीं लिख चुके वो सुन लो। पहला पॉइंट आपको लिखना चाहिए ऑक्सीडेशन में, एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, aldehydes can be easily oxidized into acid, aldehydes can be easily oxidized into acid even by mild oxidizing agent, even by mild oxidizing agent, for example tollens reagent and Fehling solution, for example tollens reagent and Fehling solution, while ketones cannot, while ketones can't. Aldehydes can be easily oxidized into acid even by mild oxidizing agent while ketones can't. ठीक है, नेक्स्ट कीटोन्स के लिए ध्यान रखना, अभी अलग से लिखाऊंगा एक पॉइंट। तो एल्डिहाइड के लिए अगला पॉइंट लिखें या हेडिंग करके टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट डैश जगह लिखें अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये लिखा है बोर्ड पे, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनिकल सॉल्यूशन है उसे हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, विद फुल स्टॉप के बाद विद एल्डिहाइड इट चेंजेस या रिड्यूस टू, एल्डिहाइड के साथ ये बदल जाता है, विद एल्डिहाइड इट रिड्यूस टू, बेटा काहे में बदल जाता है? वेरी गुड, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट। इसे सिल्वर मिरर कहा जाता है, सिल्वर मिरर ही याद रखिए। विद दिस इट इज ऑक्सीडाइज टू, सॉरी रिड्यूस टू सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिएक्शन लिख ली होगी आपने, आई होप सो। लिख ली रिएक्शन।
अब बच्चों एक पॉइंट आपको ये भी लिखना है, ये अमोनिया लिखा है, बाद में ट्वाइस NH3 होगा, वो अमोनिया अलग हो जाएगा, उसमें और कुछ बात नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट आपको और लिखना है, टॉलेंस रिएजेंट डू नॉट अफेक्ट ओलिफिनिक लिंकेज। टॉलेंस रिएजेंट बेटा ओलिफिनिक लिंकेज को अफेक्ट नहीं करता, डबल बॉन्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करता। और ये एग्जाम्पल जरूर लिखना, क्योंकि ये हमारे कोर्स का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ये याद रहेगा आपको। दैट इज prop 2 in 1 अल टू prop 2 in 2 weak acid, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ना IUPAC नेम से कन्वर्जन दे देते हैं, तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो आप कन्वर्जन में ध्यान से दोनों चीजें लिखें, फिर सोचिए क्या करना है। इसे सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। व्हाट इज सेलेक्टिव? इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, इसका ना हो, दैट इज सिलेक्शन। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्ट बनता है। बोलो भैया, क्लियर है पहली हेडिंग? अब ऐसे ही हमें अगला वर्ड लिखना बेटा। अगला क्या था? फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज फैलिंग सोल्यूशन? याद है बच्चों? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ बेटा क्या क्या है? वेरी गुड, बोलो। वेरी गुड। अरे बेटा, ये कैसे संभव है? मतलब ये चीज संभव ही नहीं है। आप कह रहे हो स्लिप हो जाए, है ना? मतलब पॉइंट क्या है ना, आप कह रहे हो दिमाग से स्लिप हो गया, तो उसके लिए दिमाग होना चाहिए। जो चीज है ही नहीं वहां तुम रख नहीं सकते हो, फिर स्लिप कैसे? मतलब दिमाग है नहीं और तुम कह रहे हो दिमाग से स्लिप हो गया, तो मुश्किल है। हाँ हाँ भाई, तू बता दे, बहुत दिमाग दिमाग कर रही है तू। बोलो बेटा फैलिंग सोल्यूशन। अच्छा पहली बार पढ़ रहे तो पता ही नहीं होगा, है? नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं। टॉलेंस तो 11th में भी आता है, फैलिंग नहीं आता। अब अगर मैं पूछूं 11th में कहाँ आता है, तो याद ना आएगा। बताना बेटा 11th में कहाँ पढ़ा है टॉलेंस? वेरी बैड, क्या बात है यार, नई बात बताई। बोले ऑर्गेनिक में ही पढ़ाया था। तो 11th में हमने पढ़ा था एल्कीन और एल्काइन में अंतर। एल्काइन टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर एसिटाइलाइड या व्हाइट प्रेसिपिटेट देती है, मतलब एल्काइन से वहां पढ़ाया था। चलिए लौट के आते हैं फैलिंग सोल्यूशन। भैया फैलिंग सोल्यूशन दो होते हैं, जैसे ये कह रहे थे ए और बी कह लीजिए, फर्स्ट और सेकंड कह सकते हैं, ठीक है। तो फैलिंग फर्स्ट में क्या है? कॉपर सल्फेट है, वाटर के साथ है, तो एक्वस कॉपर सल्फेट इज फैलिंग 1। और फैलिंग 2 में क्या है बेटा? एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट आप जानते हो ना, टार्टेरिक एसिड से टार्टरेट वर्ड आया है। और टार्टेरिक एसिड में एक तरफ Na आ गया, एक तरफ K, दो COH होते हैं उसमें, एक तरफ Na एक K। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। इसका एक और नाम भी है, इसे रोचेले सॉल्ट भी कहते हैं। फिलहाल फैलिंग बी में एल्कलाइन है, मतलब इसके साथ कोई एक बेस है, तो NaOH मान लिया, Na2CO3 मान लिया, ये बेस है। तो ये जो मिक्सचर है इन दो चीजों का, ये कहलाता है, दोनों बराबर बराबर मिलाते हैं, तो ये कहलाता है आपका फैलिंग सोल्यूशन। ये अलग अलग रखी जाती है बेटा, क्यों? कॉमन सेंस। अगर ये साथ में रखेंगे तो रिएक्ट कर जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट हो सकता है, क्योंकि इनसे एक रिएक्टिव स्पीशीज जो बनती है वो ये बनती है, दैट इज CuO, ठीक है, ये कॉपर का ऑक्साइड। और ये जो एल्डिहाइड आएगा, ये इसको तो चेंज कर देगा एसिड में, और खुद को चेंज कर देगा Cu2O में। Cu2O जो होता है, ये भैया रेड PPT होता है। ये क्या है? रेड प्रेसिपिटेट है। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी हो सकता है एक बार ही बताया हो, आज दोबारा बताएंगे। डी ब्लॉक में ये मैं क्वेश्चन जरूर बोलता हूं बच्चों से, आज दोबारा बताएंगे। फिलहाल क्या है जरा पहले यहां का सुने। टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट आया, तो एल्डिहाइड की पहचान हो गई। ऐसे ही फैलिंग सोल्यूशन से भी, फैलिंग सोल्यूशन भी रेड प्रेसिपिटेट देता है एल्डिहाइड के साथ, तो भी पहचान हो जाएगी, ठीक है। बस फैलिंग सोल्यूशन थोड़ा सा वीक है, तो बेंजल डिहाइड के साथ ये टेस्ट नहीं देता। बेंजल डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उसके साथ ये टेस्ट नहीं देता, बाकी हर जगह ये टेस्ट देता है, ठीक है। तो फैलिंग सोल्यूशन में एक पॉइंट अलग है कि बेंजल डिहाइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, और टॉलेंस रिएजेंट बेंजल डिहाइड के साथ भी टेस्ट देता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब इसका डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन,
डी ब्लॉक का एक अलग ही क्वेश्चन है जो डी ब्लॉक में भी बताता हूं, यहां भी Cu2O में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? Cu2O में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। और डी ब्लॉक में हम पढ़ते हैं कि अगर कॉपर +1 में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कलरलेस है। याद आया? नहीं याद आया। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s1, ये है। और कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन में ये हट गया, यही तो बचा। और अगर ये बचा तो डी ब्लॉक में ये पढ़ा जाता है जब डी में 0 या डी में 10 हो तो कलरलेस होगा। तो ये तो कॉपर +1 है, ये तो कलरलेस होना चाहिए। ये तो लाल प्रेसिपिटेट आ गया। दो उल्टी बातें लग रही। कौन सी दो उल्टी बातें? हमने कहा था जब भी कॉपर का डी में 10 हो जाए तो कलरलेस होना चाहिए। यहाँ कॉपर का डी में 10 दिख रहा है लेकिन कलरलेस नहीं है, लाल। क्यों? बहुत सिंपल आंसर है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका मतलब ये नहीं उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और इमेजिनरी चार्ज। फिर सुनना, Na में +1 है तो गारंटी है Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। HCl में हाइड्रोजन +1 है, क्या हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है? नहीं किया। याद है ना, पोलर कोवलेंट। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कभी नहीं होता उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, आयनिक बना लिया ना। वो तो खाली शेयर हुए। यहाँ पे भी शेयर हुए हैं और वो जो शेयर पेयर है वो मूव कर रहा है और उसकी वजह से कलर आ रहा है। कोवलेंट कंपाउंड है इसलिए कलर्ड है। आयनिक होता तो कलर है। अब जरा सोच के देखो, अगर ये थ्योरी सही होती, यहाँ कॉपर कलरलेस होना चाहिए होता, तो KMnO4 भी तो कलरलेस होता। क्यों? KMnO4 में Mn का +7 आता है तो 3d5 4s2 सब निकल गए तो कलरलेस हो गया। K2Cr27 जो ऑरेंज कलर का लैब में यूज करते हैं वो भी कलरलेस होना चाहिए, वो भी नहीं होता। क्यों? अरे भैया आयनिक कंपाउंड थोड़ी हैं। अगर प्योर आयनिक होते और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होते, इनर्ट गैस बन गया होता तो निश्चित कलरलेस होते। ये तो कोवलेंट कंपाउंड है। और कोई भी कंपाउंड अगर सिर्फ 30% आयनिक है ना तभी कलरलेस है। मतलब 30 के इधर उधर अगर जाता है तो कलर हो जाता है। ठीक है, चलिए स्पेलिंग क्लियर है, लिखो जल्दी से। हेडिंग है अगली, फेलिंग सॉल्यूशन। इट इज इक्विमोलर मिक्सचर, इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ equimolar mixture of Tollens reagent and H2SO4. It is equimolar mixture of Tollens reagent and H2SO4. समझ में आ ही गया है। इतनी देर से काहे चिल्ला चिल्ला के समझा रहा था, लिख लो जो मर्जी है लिख लो, टॉलेंस रिएजेंट भी लिखे हैं। तो यहाँ भैया काहे का मिक्सचर है? अबे फेलिंग ए और फेलिंग बी, फेलिंग फर्स्ट और फेलिंग सेकंड का मिक्सचर है। लिख लिए, बोले हाँ ठीक है, टॉलेंस भी सुना था अभी थोड़ी देर पहले बोला था। लिख लो मुनीम बनना हमें तो लिखो। अबे सोच के लिखो काहे का मिक्सचर है। इसीलिए तो कह रहे जब समझ रहे होते तो पूरा फोकस इधर रखो। जब आप समझते समय इधर फोकस होगा तो लिखते समय अपने आप दिमाग में आ जाएगा क्या लिखना है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये टेक्निक एक सब्जेक्ट में काम में नहीं आएगी, हर जगह काम में आएगी पढ़ाई की टेक्निक। जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगर आपने समझते समय बहुत अच्छा समझ लिया तो उसके बाद टीचर आपको लिखाए ना लिखाए या कुछ भी वो बोलते रहे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और उसके बाद अगर आपने रिवाइज नहीं भी किया है तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने समझते समय अपने सबकॉन्शियस माइंड पे इतना ज्यादा अच्छी तरीके से समझा है कि आपके दिमाग में कि अभी फंबल हो जाएगा, अभी कुछ और हो जाएगा, तो आपका दिमाग एक्टिव था। और जब दिमाग ने एक बार कोई चीज ठीक से ग्रैप्स कर ली फिर आप नहीं भूलते हो। फिर तो खाली धीरे धीरे थोड़ा फेड होती है, कम होती जाती है मेमोरी की वजह से, अदरवाइज गलतियां नहीं होंगी। हम गलत करते क्या है, हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, जब वो टीचर समझा रहा होता है हम कहते हैं ये अभी बोर्ड से मिटा देगा, हम लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास लिखा है वो हम बार बार पढ़ेंगे और ये मालूम है घर जाके कभी नहीं पढ़ेंगे। ये तो हमें पहले से मालूम है हम नहीं पढ़ेंगे ना। अरे बेटा प्रैक्टिकली सोचो, अगर तुम इतना पढ़ रहे होते सुबह शाम ही, तो तुमने अभी 11वें 12वें तक कई बार टॉप कर दिया होता यार। तुम आज तक टॉप क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए। अच्छा एक आध टॉपर बैठा हो बोले मैंने टॉप किया है तो मैं कहूंगा आने वाली घड़ी अगली वाली भी देख लेंगे तुम्हारे टॉप कहाँ तक मेंटेन है। तो भैया कोशिश ये करिए, जैसे है नहीं पढ़ाते समय, या मैं आपको वैसे कह रहा हूँ लाइफ के हिसाब से कह रहा हूँ, ये चीजें कभी जिंदगी में काम नहीं आएंगी। टॉलेंस फेलिंग ये वो यूजुअली काम नहीं आती।
ठीक है, जो आपको साइंस पढ़ाई जा रही है, मैथ्स पढ़ाई जा रही है, लाइफ में काम नहीं आएगी। आपका खाली एटीट्यूड चेंज हो जाए वो इम्पोर्टेंट है। एक बार आपको पढ़ने का तरीका आ गया ना, तो आप कहीं भी प्रॉब्लम में नहीं आए। पढ़ने का तरीका सही कर लो, बस एक बार ये समझ में आ जाए क्या तरीका हम पढ़ने का रखें कि हमें बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा मिल जाए, है ना। तो उसका एक सिंपल लॉजिक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, अप्लाई तुमसे नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है बेटा, उस फॉर्मूले में सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आप क्लास में आए पढ़ने तो आपको पहले से पता हो आज क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन, थोड़ी सी, कि आज सर पीएच पढ़ाने वाले हैं, आज एसिड पढ़ाने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन में ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो 5 मिनट भी अगर आप पढ़ के आए तो क्या होगा, अगर पढ़ के आए होंगे क्या होगा, इट इज कॉमन सेंस। जब आप पढ़ के आए होगे, टीचर पढ़ा रहा होगा, कुछ शब्द आपके कोलैप्स करेंगे, आपको समझ में आएगा, अच्छा ये बोल रहे, हाँ हाँ पता है। आप एक आध वर्ड खुद भी बोलोगे, टीचर भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, कम्युनिकेशन टू वे हो जाएगा। आप भी बोलोगे, वो भी, फिर आपका दिमाग बाहर कम जाएगा, अंदर ज्यादा रहेगा यहाँ पे कि हमें पढ़ना है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको ये पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं उसका एग्जामिनेशन में कितना आना है। मतलब हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, अगर उसे पता लग जाता ना ये एग्जामिनेशन नहीं आना, आप कितनी कोशिश कर लो क्लास में दिमाग लग जाए। मैं आज तुम्हें ये कह दूं ये टॉपिक आईआईटी का है, और वो बच्चा जो आईआईटी में बैठना नहीं चाह रहा, मतलब ही नहीं होता वो इसे पढ़ ले। आप कितना उसे कह दो बेटा बेटा, वो कहे बेटा रह दे, हमसे कोई मतलब नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे एग्जामिनेशन में क्या आएगा, कैसे आएगा, बाकी ब्रेन अपने आप झेल लेगा। मतलब आप सैंपल पेपर पढ़ के देखिए कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, फिर जैसे ही मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ना, तुम अपने आप मोल्ड कर लोगे, अरे यार ये पढ़ा तो ऐसे रहे लेकिन आएगा ऐसे। मतलब एग्जामिनेशन में हो सकता है ये एल्डिहाइड नाम से क्वेश्चन ही ना आए, वो तो कहते इथेनॉल की कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बताओ क्यूप्रिक ऑक्साइड से, तो इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब सेलिंग सॉल्यूशन की एक्टिव स्पीशीज हो गई। तो वो जंबल करके देगा, आपका टेस्ट ले रहा है तो कुछ तो बदल के देगा। तो अब कितना वो बदल के देता है, लास्ट ईयर के पेपर देखो, जैसे लास्ट ईयर तक क्वेश्चन आए वैसे ही आएंगे, पैटर्न इजी आएगा भाई, टफ नहीं आएगा। ठीक है, कोविड की वजह से उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, पैटर्न शुड बी वेरी इजी, क्योंकि उन्हें भी मालूम है ऑनलाइन क्लास तो कहीं मतलब ऑनलाइन हुई है, सॉरी ऑफलाइन लगी ही नहीं है, तो इसलिए वो आपका पैटर्न हल्का ही रखेंगे। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर टारगेट रखो। कुछ बच्चों की आदत हो चुकी होती है 10th स्टैंडर्ड तक डेफिनेशन याद करने की, 6-6 लाइनें 8-8 लाइनें, कभी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें तुम्हें 4 लाइनें लिखनी होंगी, एक क्वेश्चन। 2 लाइनों 3 लाइनों से ऊपर अगर तुम्हारा कोई डेफिनेशन जा रही है तो आप गलत हो, गारंटेड, कभी नहीं आई। अभी मैं बोर्ड के पेपर कराऊंगा तो देख लेना। चलो लौट के आ जाओ। तो वो फार्मूला तुमसे अगर लग जाए तो लगा लेना कि क्लास से पहले पता होना चाहिए क्या पढ़ाने वाले हैं टीचर, क्लास के बाद उसको एक बार फिर रिवाइज कर लेना कि यार मैं ये सोच के बैठा था और ये इसमें निकला, खत्म। इस इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी, लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेंगी, और फिर वो चीज आ जाएगी ना कि यार हमारा बच्चा तो 2 घंटे पढ़ता है फिर भी टॉप कर जाता है, और एक है 8 घंटे बैठता है फिर भी कुछ नहीं करता। तो वो यही अंतर है, वो जो 8 घंटे बैठते हैं ना उनका क्लास में फोकस होता है पहले लिख लें, घर पे भी जब पढ़ने बैठते हैं उनका वही फोकस होता है, पहले उसी की राइटिंग समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उन्हें प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलो अच्छा, टाइम देखो क्या हुआ है। हाँ, तो सत्य वचन बहुत हुए, प्रवचन बहुत हुए, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।